Hello and welcome to this class of linear algebra. I am Rafiq Ahmed. We have been studying vector spaces, its subspaces and so many properties of vector spaces and subspaces. अभी तक हमने सदिश समष्टि और उसकी उपसमष्टि और इनके विभिन्न गुणधर्मों का अध्ययन किया है और अब हम करने जा रहे हैं दो वेक्टर स्पेसेस के एलिमेंट्स के बीच संबंध स्थापित करने के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन परिभाषित करेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या रैखिक रूपांतरण क्या होता है? कोई दो वेक्टर स्पेस हैं, एक V है और एक V डैश है, दोनों ओवर द सेम फील्ड F हैं, यानी V भी किसी क्षेत्र F पर सदिश समष्टि है और V डैश भी उसी क्षेत्र F पर सदिश समष्टि है। अब V से V डैश में एक फलन परिभाषित करें T। फलन के बारे में हम जानते हैं कि जब फलन होता है तो उसके अंतर्गत प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत के अद्वितीय अवयव से संबंध होता है, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ इट्स यूनिक इमेज इन कोडोमेन। ये प्रांत कहलाता है, ये सह प्रांत कहलाता है फलन का। तो जब ये फलन है तो V के जितने भी अवयव होंगे सब की V डैश में इमेज होंगी और वो इमेज अद्वितीय होंगी हर अवयव की। तो ये तो होता है फलन के बारे में। अब फलन के बारे में ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। T V से V डैश में फलन हो और V और V डैश दोनों वेक्टर स्पेसेस हैं क्षेत्र F पर। अब इस फलन में कुछ विशेषताएं और हो जाएं तो फिर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या रैखिक रूपांतरण कहलाएगा। और वो विशेषताएं क्या हैं? पहला पॉइंट ये है कि T के अंतर्गत अल्फ़ा प्लस बीटा की इमेज T अल्फ़ा प्लस T बीटा आए, जहाँ अल्फ़ा बीटा क्या है? V के एलिमेंट्स, यानी दो वेक्टर्स हैं V के, और जब अल्फ़ा और बीटा V के होंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी V का अवयव होगा। और क्योंकि T V से V डैश में फलन है तो अल्फ़ा और बीटा की जो इमेजेस होंगी T अल्फ़ा और T बीटा वो V डैश के एलिमेंट्स होंगे सहप्रांत के, और T अल्फ़ा और T बीटा V डैश के एलिमेंट्स हैं तो इनका योग यानी T अल्फ़ा प्लस T बीटा भी V डैश का अवयव होगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहला रही है कि V के कोई भी दो सदिशों के योग की इमेज अंडर T उन दोनों सदिशों की जो इमेजेस थी T अल्फ़ा और T बीटा उनके योग के बराबर आनी चाहिए, यानी सम ऑफ इमेजेस बराबर इमेज ऑफ सम बराबर सम ऑफ इमेजेस, यानी योग का प्रतिबिंब प्रतिबिंबों के योग के बराबर आए। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि V के किसी वेक्टर का अदिश गुणज, यानी एक अदिश फील्ड F के एलिमेंट A को V के अवयव से ऑपरेट करें तो A अल्फ़ा भी V का ही अवयव रहेगा और A अल्फ़ा की इमेज अंडर T वो क्या आए? जो अल्फ़ा की इमेज आई थी उसका A गुना। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। ये दोनों बातें अगर हों तो ये फलन T V से V डैश में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को मिला के इनका संयुक्त रूप यानी एक ही प्रॉपर्टी बनाई जा सकती है, और वो ये है कि V के कोई भी दो अवयव अल्फ़ा और बीटा और दो स्केलर A और B ले लिए जाएं। A और B तो स्केलर होंगे, कोई भी दो F के अवयव, और अल्फ़ा और बीटा प्रांत वाले वेक्टर स्पेस V के कोई भी दो वेक्टर हों तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है A अल्फ़ा प्लस B बीटा, इसकी इमेज T के अंतर्गत T अल्फ़ा और T बीटा के लीनियर कॉम्बिनेशन A T अल्फ़ा प्लस B T बीटा के बराबर आनी चाहिए, यानी इमेज ऑफ ए लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस, यानी रैखिक संचय का प्रतिबिंब प्रतिबिंबों के रैखिक संचय के बराबर आ जाए। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसमें ये दोनों पॉइंट शामिल है। तो अगर T V से V डैश में फलन है और T में ये विशेषता है तो T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। या तो कहें कि ये दो विशेषता हैं या उसके स्थान पर कहें कि ये विशेषता है। तो हम सामान्यतः इसका यूज़ करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में। इसमें संक्रियाओं की जहाँ तक बात है, जैसे एलिमेंट्स हैं उसी के हिसाब से संक्रिया होगी। जैसे
अल्फ़ा और बीटा वी के अवयव हैं, तो उनके बीच में जो प्लस है वो वी का सदिश योग है, और टी अल्फ़ा और टी बीटा वी डैश के अवयव हैं, तो इनके बीच में जो प्लस है वो वी डैश जो वेक्टर स्पेस है उसका सदिश योग है। इधर ए और अल्फ़ा के बीच में जो डॉट है, यानी जो संक्रिया है वो बाह्य संक्रिया है वी की, यानी जो एफ क्रॉस वी से वी में होती है वो एक्सटर्नल कंपोजिशन है। और इधर टी अल्फ़ा क्योंकि वी डैश का वेक्टर है और ए स्केलर है, तो ये ए और टी अल्फ़ा के बीच ये जो डॉट है, यहाँ पर हमने डॉट शो नहीं किए हैं, अगर हम डॉट शो करें तो ये हो जाएगा ए डॉट अल्फ़ा बी डॉट बीटा। तो ये ए और टी अल्फ़ा के बीच जो डॉट है ये वी डैश की एक्सटर्नल कंपोजिशन है, जो कि एफ क्रॉस वी डैश से वी डैश में होती है। तो संक्रियाएं अपनी अपनी हैं, लेकिन कॉमन सिंबल ले रखे हैं। वी की कंपोजिशन को भी प्लस और वी डैश की जो वेक्टर कंपोजिशन है, जो सदिश योग कंपोजिशन है, उसको भी प्लस नाम दिया है। बाह्य संक्रियाओं को दोनों को डॉट ही नाम दिया है और उनको भी डॉट लगाया नहीं, डॉट द्वारा प्रदर्शित नहीं किया है। तो ये है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट। इस डेफिनेशन को सिस्टमेटिकली लिखें तो डेफिनेशन इस तरह से बन जाएगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या रैखिक रूपांतरण। वी ओवर एफ एवं वी डैश ओवर एफ सदिश समष्टियाँ हैं, ये दो वेक्टर स्पेसेस हैं, दोनों का फील्ड सेम है। तब कोई फलन टी फ्रॉम वी इंटू वी डैश, वी से वी डैश में एक रैखिक रूपांतरण या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या रैखिक समाकारता यानी मॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। ये सब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ही नाम हैं। रैखिक रूपांतरण कह लो या इंग्लिश में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह लो, या रैखिक समाकारता या ओनली समाकारता या होमोमॉर्फिज्म या मॉर्फिज्म, ये सब एक ही बात है। तो ये फंक्शन टी फ्रॉम वी टू वी डैश रैखिक रूपांतरण कहलाएगा यदि या तो इसमें ये दो विशेषताएं हो कि सदिशों के योग की इमेज उनकी इमेजों का योग के बराबर आए, और सदिश के अदिश गुणज की इमेज का अदिश गुणज आए, या इन दोनों को मिला के ये विशेषता बनाई जा सकती है कि दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की इमेज उनकी इमेजों का लीनियर कॉम्बिनेशन प्राप्त हो फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू फील्ड एफ एंड फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा बिलोंग टू वी। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक फंक्शन है, और इसको अगर हम चित्रित करें या वेन डायग्राम में समझने का प्रयास करें तो इस प्रकार है। ये वेक्टर स्पेस वी है और ये वेक्टर स्पेस वी डैश है। अल्फ़ा और बीटा वेक्टर स्पेस वी के दो वेक्टर्स हैं, तो अल्फ़ा और ए और भी दो स्केलर्स हैं। तब ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा यानी अल्फ़ा और बीटा का लीनियर कॉम्बिनेशन, ये भी इसी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट आएगा। यानी अल्फ़ा इसका एक वेक्टर है, बीटा इसका एक वेक्टर है, तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा भी इसका एक वेक्टर होगा, जहाँ ए और बी स्केलर्स हैं। तो ये तीन वेक्टर हो गए वी के, अल्फ़ा बीटा और ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा। क्योंकि टी वी से वी डैश में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या फंक्शन है, तो इन तीनों की इमेज आएंगी वी डैश में। इधर अल्फ़ा की टी के अंतर्गत इमेज, यहाँ एक पॉइंट आएगा वी डैश का जिसको हम कह रहे हैं टी अल्फ़ा। बीटा की टी के अंतर्गत इमेज ये आ गया जो कि टी बीटा है, और ये जो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा वी का एक वेक्टर है, इसकी टी के अंतर्गत इमेज यहाँ एक पॉइंट आएगा जिसको हम कहेंगे टी ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, यानी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा की इमेज। लेकिन वो क्या आनी चाहिए, तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा की इमेज आनी चाहिए ए टी अल्फ़ा प्लस बी टी बीटा। ये टी अल्फ़ा और टी बीटा का लीनियर कॉम्बिनेशन इसी वी डैश का एक पॉइंट बनेगा, एक वेक्टर बनेगा ए टी अल्फ़ा प्लस बी टी बीटा। तो दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की इमेज उनकी इमेजों का लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाए तो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ये तो हो गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ प्रकार के बारे में बात कर लें कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही और उसमें एक्स्ट्रा कुछ विशेषताएं हों तो उसके हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के पर्टिकुलर रूप कह सकते हैं उनको। जैसे v तथा v डैश सदिश समष्टियाँ हैं और t v से v डैश में रैखिक रूपांतरण है। रैखिक रूपांतरण का मतलब ये रिलेशन संतुष्ट होगा, और इस रिलेशन का मतलब वही है कि कॉम्बिनेशन की इमेज बराबर इमेजों का कॉम्बिनेशन। अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है। इसके बाद फर्स्ट टी लीनियर ऑपरेटर या रैखिक संकारक कहलाएगा अगर v डैश बराबर v हो।
यानी जो टी था वो दो डिफरेंट वेक्टर स्पेस के बीच ना होके एक वेक्टर स्पेस से उसी वेक्टर स्पेस के बीच डिफाइंड हो, यानी प्रांत और सह-प्रांत दोनों सेम वेक्टर स्पेसेस हों, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ही नया नाम दे सकते हैं लीनियर ऑपरेटर, रैखिक संकारक। सेकंड है टी एकेकी समाकारता या मोनोमॉर्फिज्म कहलाता है यदि टी एकेकी फलन हो। जैसे ये टी वी से वी डैश में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही, इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा विशेषता ये हो कि ये जो फलन था वो एकेकी भी हो, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को हम आच्छादक समाकारिता कह सकते हैं, एकेकी समाकारिता यानी कि मोनोमॉर्फिज्म कहेंगे। और एकेकी होना क्या होता है वो आप सब जानते हैं कि जब एकेकी होगा फलन तो प्रांत के अलग अलग अवयवों की सहप्रांत में इमेज भी अलग अलग आएगी। एकेकी का जो मतलब होता है या वन वन होने का, फंक्शन के वन वन होने का मतलब वन वन कहते हैं उसको या एकेकी कहते हैं, उसका मतलब होता है कि अगर सहप्रांत में प्रांत में दो डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उनकी इमेज भी डिफरेंट आनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एलिमेंट तो डिफरेंट थे और इमेज सेम आ जाए, वो नहीं होना चाहिए। या इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि दो एलिमेंट्स की इमेज सेम केवल तभी आए, अल्फा और बीटा की इमेज या प्रतिबिंब सेम केवल तभी आए जब वो दोनों अवयव समान हो। या ऐसे कह सकते हैं कि अवयव अगर भिन्न हैं तो उनकी इमेजेस भी भिन्न होनी चाहिए। अगर अल्फा और बीटा दो डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उनकी इमेज भी डिफरेंट आनी चाहिए। यानी ऐसी सिचुएशन ना हो कि दो अलग अलग अवयवों की सेम इमेज आ जाए, ये नहीं होना चाहिए, तो फलन एकेकी कहलाता है। तो टी आच्छादक समाकारता से पहले टी एकेकी समाकारता या मोनोमॉर्फिज्म कहलाता है यदि टी एकेकी फलन हो, और एकेकी फलन होने का मतलब है कि प्रांत के कोई भी दो अवयव अल्फा और बीटा की इमेज बराबर केवल तभी हों जब वो अवयव बराबर हों। सिमिलरली टी आच्छादक समाकारता या एपीमॉर्फिज्म कहलाता है अगर जो फलन टी है वो अपने आप में आच्छादक फलन हो। अब आच्छादक फलन क्या होता है वो हम जानते हैं कि आच्छादक फलन का मतलब है कि सह प्रांत का हर अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव की इमेज बन जाता हो। जैसे ये वी से वी डैश में फलन है तो सह प्रांत में कोई भी अवयव हम अल्फा डैश लेंगे तो वो प्रांत के किसी न किसी अवयव अल्फा का प्रतिबिंब होगा, यानी सह प्रांत के सारे अवयव प्रांत के अवयवों के प्रतिबिंब हों, यानी सह प्रांत में कोई भी अवयव ऐसा ना हो जो किसी का प्रतिबिंब नहीं है, वो फलन आच्छादक होता है। तो टी आच्छादक समाकारता या एपीमॉर्फिज्म कहलाता है यदि टी आच्छादक फलन हो, अर्थात वी डैश यानी सहप्रांत के किसी भी या प्रत्येक अवयव अल्फा डैश के संगत प्रांत में एक अवयव अल्फा ऐसा विद्यमान हो कि वो अल्फा डैश इस अल्फा की इमेज हो, यानी सहप्रांत का हर अवयव इमेज बनता हो, तो आच्छादक समाकारता कहलाता है। इसके बाद बात आती है तुल्यकारिता। तो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है ये तुल्यकारिता या आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा अगर इसमें ये ऊपर वाली दोनों विशेषताएं हों, यानी टी एक रैखिक रूपांतरण होने के साथ साथ एकेकी फलन भी हो और आच्छादक फलन भी हो, दोनों विशेषताएं। और जब टी वी से वी डैश में तुल्यकारिता है तो फिर हम वी और वी डैश को तुल्यकारी कहते हैं। हम कहते हैं कि वी डैश के तुल्यकारी है या वी डैश वी के तुल्यकारी है, दैट इज वी इज आइसोमॉर्फिक टू वी डैश या वी डैश इज आइसोमॉर्फिक टू वी, और उसको सिंबल हम ये देते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं वी डैश आइसोमॉर्फिक है। तो दोनों विशेषताएं होंगी तब तुल्यकारिता। इन दोनों विशेषताओं के होने के साथ साथ एक बात और बढ़ा दी जाए कि प्रांत और सहप्रांत सेम वेक्टर स्पेस हैं, तब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑटोमॉर्फिज्म या स्वकारिता कहलाती है। यानी ऑटोमॉर्फिज्म की परिभाषा क्या हो जाएगी, वो रूपांतरण हो, एकेकी आच्छादक भी हो और प्रांत और सहप्रांत सेम वेक्टर स्पेसेस हों। आइसोमॉर्फिज्म में और ऑटोमॉर्फिज्म में क्या फ़र्क है, एकेकी आच्छादक रैखिक रूपांतरण तो आइसोमॉर्फिज्म भी होता है और एकेकी आच्छादक रैखिक रूपांतरण ऑटोमॉर्फिज्म भी होता है, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म में दो प्रांत और सहप्रांत वाले दो डिफरेंट वेक्टर स्पेस हो सकते हैं, लेकिन ऑटोमॉर्फिज्म में सेम होने चाहिए, यानी जो टी है वो वी से वी में परिभाषित हो।
इसके अलावा अगर टी सदिश समष्टि V ओवर F से सदिश समष्टि F ओवर F में परिभाषित हो और अपने आप में रैखिक रूपांतरण हो तो हम टी को लीनियर फंक्शनल या रैखिक फलनक कहते हैं। हम जानते हैं कि हर फील्ड अपने आप पर वेक्टर स्पेस होता है। F ओवर द फील्ड F एक वेक्टर स्पेस है। तो अगर V कोई वेक्टर स्पेस है और V से इस वाले वेक्टर स्पेस से इस वेक्टर स्पेस में डिफाइंड फंक्शन T अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो फिर इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लीनियर फंक्शनल या रैखिक फलनक कह सकते हैं। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के प्रकारों में जो बात है, V से V डैश में और V डैश दोनों ओवर द सेम फील्ड F वेक्टर स्पेस हैं और T V से V डैश में एक फलन है। पहली बात फलन। दूसरी बात ये रूपांतरण है, रैखिक रूपांतरण है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का गुणधर्म फॉलो करता है। तीसरी बात इसका एक ही होना। चौथी बात इसका आच्छादक होना। पांचवी बात सप्रांत तो प्रांत एक ही वेक्टर स्पेस होना। और छठी बात सप्रांत खुद F ओवर F होना। इनसे ये प्रकार बनते हैं। टी फलन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इतना तो कॉमन है। अब ये अगर एक ही की भी है तो मोनोमॉर्फिज्म कहलाएगी, अगर ये आच्छादक है तो एपीमॉर्फिज्म कहलाएगी, अगर एक ही की आच्छादक दोनों है तो आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगी, अगर एक ही की आच्छादक है और प्रांत और सप्रांत सेम है यानी ये तीनों विशेषताएं हैं और ये तो हैं ही, तो ऑटोमॉर्फिज्म या स्वीकार्यता कहलाएगी। अगर टी ट्रांसफॉर्मेशन है और V डैश V सेम है तो लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा। और अगर V डैश की बजाय वेक्टर स्पेस F ओवर F हो तो फिर ये लीनियर फंक्शनल कहलाएगा। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा उसमें एक्स्ट्रा विशेषता क्या क्या हैं उसके आधार पर उसके पर्टिकुलर नाम बन जाते हैं। अब बात आती है समाकारिता का प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होगा? जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि V और V डैश दो वेक्टर स्पेसेस हैं और V से V डैश में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो V के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी इमेजें V डैश में आएंगी और केवल इमेजों, मान लो कि इमेज केवल यहाँ आती है यानी V के सभी अवयवों की इमेज यहाँ आती है। तो जितनी इमेजेज हैं, प्रतिबिंब हैं, उन केवल प्रतिबिंबों का सेट बना लें तो वो V डैश का सबसेट होगा और वो V का समाकारी प्रतिबिंब कहलाएगा। यानी समाकारी प्रतिबिंब की परिभाषा ये हो जाएगी, V ओवर F और V डैश ओवर F सदिश समष्टियाँ हैं तथा T फ्रॉम V इंटू V डैश रैखिक रूपांतरण तो है ही, तब T के अंतर्गत V का समाकारी प्रतिबिंब यानी प्रांत वाले वेक्टर स्पेस का समाकारी प्रतिबिंब या होमोमॉर्फिक इमेज V डैश का निम्न उपसमुच्चय होगा। उसकी डेफिनेशन हो जाएगी सेट ऑफ T अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू V। T अल्फा क्या है? यानी V के जितने भी अवयव अल्फा हैं उन सब की इमेजेज T अल्फा का समुच्चय यानी प्रतिबिंबों का समुच्चय। तो ये समाकारी प्रतिबिंब होगा और इसको नाम हमने दे दिया T ऑफ कैपिटल V और ये सबसेट होता है V डैश का। जो प्रांत सप्रांत वाला वेक्टर स्पेस है V डैश उसका सबसेट होगा। तो ये समाकारी प्रतिबिंब है। हम ये भी प्रूव करेंगे कि ये जो समाकारी प्रतिबिंब TV है ये वेक्टर स्पेस V डैश का सब स्पेस होता है। तो ये बात हो गई समाकारी प्रतिबिंब की। अगर समाकारी प्रतिबिंब TV मेन जो राइट हैंड साइड वाला वेक्टर स्पेस है यानी कोडोमेन वाला वेक्टर स्पेस है उसके बराबर आ जाए या कब आएगा, क्योंकि ये इमेजों का समुच्चय, और अगर इमेजों का समुच्चय पूरा V डैश आ जाए तो इसका मतलब यह है कि V डैश के सभी अवयव इमेज बन चुके हैं। तो ऐसा तब होगा जब T आच्छादक हो। अगर रैखिक रूपांतरण T आच्छादक है तो V डैश के सभी अवयव इमेज बन जाएंगे, तो इमेजेस का सेट पूरा V डैश हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के
से प्राप्त की जा सकती हैं। यानी अगर टी आच्छादक है तो समाकारी प्रतिबिंब वी डैश के बराबर ही होगा, या समाकारी प्रतिबिंब वी डैश के बराबर है तो टी आच्छादक होगा। तो ये बात हो गई आच्छादक होना और उससे समाकारी प्रतिबिंब का वी डैश के बराबर होना। समाकारी प्रतिबिंब की परिभाषा इसमें हो गई। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।